जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में जो कि 26th क्लास होने वाली है पार्ट बी के संबंध में। आज की इस क्लास में हम हमारा जो यूनिट 6 चालू किया था हमने, उसका जो अंकेक्षण वाला पोर्शन बचा हुआ है और कुछ रैंडम टॉपिक्स भी तो जो पहले से हमारे बचे हुए थे उनको हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो एक बार उन टॉपिक्स को देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक थे, उसके बाद उनको चालू करते हैं। ठीक है, तो हमको अंकेक्षण पढ़ना है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या टॉपिक अभी आज के लेक्चर में कराए जाएंगे। उसके बाद हम क्या है आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक आपको कराया जाएगा वो क्या कराया जाएगा, अंकेक्षण हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, लेखांकन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखांकन भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका अंकेक्षण अथवा लेखांकन के तहत ही क्या आ जाता है, कैग आ जाता है और सीजीए आ जाता है। ठीक है, क्या कैग आ जाता है, इसके अलावा क्या आ जाता है आपका, सीजीए आ जाता है। इसके बाद अनुदान क्या होते हैं वो भी हमको देखना है। लोक ऋण क्या होता है वो भी हमको आज ही के टॉपिक में देखना है। ठीक है, तो इतना पोर्शन आज हमको क्या करना है, कवर करना है। चालू करते हैं सीधे टॉपिक पे। सबसे पहले क्या आता है आपका, लेखांकन क्या होता है अथवा अंकेक्षण क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेखांकन दो शब्दों से मिलकर के बना बना हुआ है। ठीक है, अगर हम उसका संधि विच्छेद करें तो दो शब्द निकल करके आते हैं, लेख और अंकन। मतलब किसी चीज़ का हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, हम अंकन कर रहे हैं, उसको अंकित कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ लेख का अर्थ क्या है, लिखने से, और अंकन का अर्थ क्या है, अंक से लगाया जाता है। इस प्रकार से व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं उनका एक बही खाता के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। आप में से जो लोग कॉमर्स विषय से पढ़ाई किए होंगे, बीकॉम किए होंगे, उन लोगों को इस बारे में थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा होगी कि लेखांकन का सही मतलब क्या होता है। अगर मैं उसके शाब्दिक अर्थ में जाऊं, अगर मैं उसको आपको एकदम शाब्दिक अर्थ के तौर पे समझाने का प्रयास करूं, तो उसका सामान्य सा मतलब क्या होता है कि आप जो भी लेन देन करते हैं, आप क्या करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उस लेन देन को एक बही खाते के रूप में एक जगह लिखा जाता है। वो जो बही खाते के रूप में, एक बही के रूप में एक जगह लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, लेखांकन कहा जाता है। लेख का क्या कर रहे हैं आप, अंकन कर रहे हैं, अंकों का लेखन कर रहे हैं आप, सीधी सी बात है ना। लेखांकन को लेखा कर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, लेखा कर्म भी कहा जाता है, मतलब लिखने का कर्म, लिखने का कर्म। अब ये जो अवधारणा है इसको समझते हैं, फिर आगे हम चलते हैं उद्देश्य वगैरह में इसके। लेखांकन वह शास्त्र है जिसका संबंध मुख्य रूप से वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों तथा घटनाओं के अभिलेखन, वर्गीकरण व विश्लेषण से होता है। तीन बातें यहाँ पे आपको स्पष्ट की गई हैं। क्या? कि वित्तीय स्वभाव वाले, वित्तीय स्वभाव वाले क्या, वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों को हमको क्या करना है, अभिलेखन करना है, उसका वर्गीकरण करना है, और उसका क्या करना है, विश्लेषण करना है। ये तीन चीज़ें क्या हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पर अभी के लिए क्या हो गया कि वित्तीय स्वभाव वाले तीन चीज़ों का आप वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों क्या करना है आपको, अभिलेखन करना है, उनका वर्गीकरण करना है और उनका विश्लेषण करना है। व्यवसाय हो या कोई भी कार्य जहाँ भी मुद्रा संबंधित लेन देन दिए जाते हैं वहाँ पे लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। आपके घर में भी क्या होता है, ये घर में मंथली का क्या करते हैं आप, लेखांकन करते हैं कि भाई महीने भर में आपने इतना रुपया यहाँ पे खर्च किया, या घर में इतनी इनकम हुई महीने भर में, उसका आप एक डायरी में लिख करके रखते हैं। वो डायरी भी क्या है, वो डायरी में जो काम कर रहे हैं वो भी क्या है, एक तरीके का लेखांकन है। बिना अकाउंटिंग के व्यवसाय का कार्य क्या है, अधूरा माना जाता है। आज लेखांकन का प्रयोग सभी प्रकार के व्यवसाय में किया जा रहा है, जैसे व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं, कंपनी, साझेदार व्यापार आदि आदि। हर जगह लेखांकन किया जाता है, तभी तो हमको क्या होता है, व्यवसाय की स्थिति पता चल पाती है, कितना लाभ है कितना हानि है। तभी तो हमको ये पता चल पाता है कि हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, कितने हम घाटे में हैं, हमको कितना लोन लेना पड़ेगा अपनी कंपनी को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब की जानकारी आपको लेखांकन के माध्यम से ही प्राप्त हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पीछे देखा कि लेखांकन में वित्तीय लेन देनों के संबंध में तीन बातें सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? उसका अभिलेखन करना, उसका वर्गीकरण करना, उसका संक्षेपण करना। सबसे पहले आता है अभिलेखन करना। रिकॉर्डिंग क्या होता है? तो व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उनको पहली बार जिस बही में लिखा जाता है उसे अभिलेखन कहते हैं, और यह लिखने की क्रिया ही रोज नामचा है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, जर्नल कहा जाता है। क्या बात हो गई, सिंपल सा लिखा जाना, सिंपल लिखा जाना। जो भी लेन देन हुआ, जो भी क्रय हुआ, जो भी विक्रय हुआ, जो भी आमदनी हुई, जो भी क्या हुआ, नुकसान हुआ, जो भी पैसा आया, जो भी पैसा गया, इसको एक जगह लिखना। ये जो एक जगह लिखने की क्रिया है, यही क्या कहलाता है, अभिलेखन कहलाती है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, रोजनामचा कहा जाता है। अब वर्गीकरण क्या है, तो रोजनामचा मतलब कि जो बही में आपने लिखा है उसमें लिखे गए लेन देनों को अलग अलग भागों में विभाजित करना। वो अलग अलग भाग किस रूप में विभाजित कर सकते हैं आप, कैसे, जैसे कुछ आपको आमदनी हुई होगी,
कुछ आमदनी हो तो आमदनी को अलग रख लीजिए, कुछ नुकसान होगा नुकसान को अलग रख लीजिए, कहीं आपने उधारी दी होगी उस उधारी को अलग लीजिए, कहीं आपने उधारी ली होगी उसको अलग रख लीजिए। ठीक है, कहीं लाभ हुआ होगा उसको अलग रख लीजिए, कहीं हानि हुई होगी उसको अलग रख लीजिए। ठीक है, किसी ने उधार वापसी की होगी उसको अलग रख लीजिए, कहीं कहीं माल क्रय होगा उसको अलग कर लीजिए। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, डिवीजन कर लेना है, ये वर्गीकरण कहलाता है। और फिर फाइनली आता है संक्षेपण, समराइजेशन। समराइजेशन की क्रिया क्या है कि वर्गीकृत लेन देन को एक ही स्थान पर लिखा जाना है, संक्षेपण कहलाता है। इसे तलपट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जांच करने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या होगा, तीन चीजें सम्मिलित होती हैं लेखांकन में, अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना और फाइनली संक्षेपण करना। अब आता है लेखांकन करते क्या हम, उद्देश्य क्या है, ये काम कर ही क्यों रहे हैं हम। पहला है कि नियमित एवं सुव्यवस्थित लेखा तैयार करना। नियमित एवं सुव्यवस्थित लेखा तैयार करने का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी को कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितना उधारी में है, कितना उधारी देना है, कितना उधारी लेना है, कितना कहीं से लोन लिया तो उसमें ब्याज देना है, हर प्रकार की वित्तीय स्थिति की जानकारी मिलेगी आपको वहां से, इसलिए लेखांकन करना है। दूसरा, शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण होगा। आपको एग्जैक्टली लाभ हानि का पता करनी कंपनी की, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि साल भर में आपका कितना पैसा आया अथवा कितना पैसा गया, तब तो आप लाभ हानि निकाल पाएंगे। कानूनी आवश्यकता होती है, कानूनी आवश्यकता हो कि आपको टैक्स फाइल करना है, आपको रिटर्न फाइल करना है, आपको सालाना रिटर्न फाइल करना होगा। तो भाई रिटर्न फाइल करने के पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी हुई है या व्यापार कितने का हुआ है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि व्यापार कितना हुआ, उस व्यापार पे इनकम कितनी हुई है, तो आप कैसे फिर रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जानकारी मिलेगी। इसके अलावा पक्षकारों को सूचना होती है, पक्षकारों को सूचना मतलब कंपनी में कई लोग संबंधित होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सबको सही जानकारी देना है तो लेखा लेखा बनाना पड़ेगा। अब वित्तीय स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी पता चलती है कितने गहरे पानी में कंपनी है। ठीक है, तो ये लेखांकन के उद्देश्य होते हैं। अब आता है कि भारत में लेखांकन का काम करता कौन है। ठीक है, तो भारत में लेखांकन काम किसके द्वारा किया जाता है, सीजीए द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सीजीए द्वारा किया जाता है। अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे कैग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सीएजी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सीजीए की बात की जा रही है। ठीक है, समझते हैं सीजीए क्या होता है, इसके बाद हमको कैग देखना है। द यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ मेजर रिफॉर्म इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 1976। ठीक है, देखो 1971 में क्या हुआ था, 1971 में कैग के संबंध में, कैग के रेगुलेशन के लिए, कैग के लिए नियम नियम निर्धारण के लिए एक अधिनियम लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था। उस एक्ट में फाइनली क्या किया, 1976 में संशोधन किया गया, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट पूरा जो सिस्टम है उसमें 1976 में परिवर्तन लाया गया। कैसे, उस 1971 वाले अधिनियम में परिवर्तन करके उसके तहत किया क्या गया, तो द ऑडिट एंड अकाउंट्स फंक्शंस वर सेपरेटेड बाय रिलीविंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। मतलब भारतीय संघ के लेखों के निर्माण का कार्य उसके अंकेक्षण से क्या कर दिया गया, क्या बोलना चाहिए, परीक्षण से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। मतलब अब लेखा निर्माण का कार्य किसी और को दे दिया गया और लेखा परीक्षण का कार्य किसी और को दे दिया गया। पहले लेखा निर्माण और लेखा परीक्षण दोनों कार्य कौन करता था, आपका कैग करता था, सीएजी करता था। 1976 से कैग को सिर्फ एक ही काम दे दिया गया, कौन सा, तुम लेखा परीक्षण करोगे। तो अब लेखा निर्माण कौन करेगा, तो एक अलग व्यवस्था बनाई गई जिसको क्या बोला गया, सीजीए बोला गया। और ये क्या करेंगे भाई साहब लोग, ये लेखा निर्माण करेंगे, लेखांकन करेंगे कायदे से, है ना। अब ये करेंगे कौन, ये होंगे कौन, किस किस स्तर के अधिकारी होंगे। ठीक है, तो यूपीएससी में आपने देखा होगा बहुत सारी पोस्ट निकलती है, उनमें से एक पोस्ट होती है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। कौन सी होती है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। तो जब 1976 में ये व्यवस्था बना दी गई तो साथ ही साथ क्या किया गया, एक नई सर्विसेज का क्या किया गया, निर्माण किया गया। उस नई सर्विस को क्या बोला गया, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस बोला गया। ये स्टेब्लिश की गई। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस वाज कार्व्ड आउट ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, आई एंड एस। मतलब पहले से क्या चल रहा था, एक व्यवस्था चल रही थी, पहले से क्या व्यवस्था चल रही थी, आई एंड एस। कौन सी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज से एक नई सर्विस निकाल ली गई, कौन सी, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, आईसीएएस। और ये जो आईसीएएस बनाई गई ये क्या करेगी, लेखांकन का काम करेगी। 1976 से प्रावधान किया गया। ठीक है, तो बस इतनी बातें आपको इस स्लाइड में याद रखनी, बाकी कुछ खास है नहीं। द एक्ट वॉज डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 मार्च 1976। ये जो बातें की गई 1 मार्च 1976 से लागू हो गई। इसी कारण 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, सिविल अकाउंट डे मनाया जाता है। इसी कारण 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है।
मेरे ख्याल से बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर बात एक बार में क्लियर ना हो तो वापस आप वीडियो देखेंगे तो बात क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी क्या बातें यहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि महालेखा नियंत्रक भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और यह तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंध लेखा प्रणाली की स्थापना करने और उसके रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। जिस जो सीजीए है, जो सीजीए है उसको क्या बोला जाता है, महालेखा नियंत्रक बोला जाता है। वो क्या करता है, प्रत्येक महीने वित्त मंत्रालय के व्यय, राजस्व, उधार और घाटे का समीक्षात्मक विश्लेषण तैयार करता है। महालेखा नियंत्रक प्रत्येक महीने वित्त मंत्रालय के व्यय, राजस्व, उधार और घाटे का समीक्षात्मक विश्लेषण तैयार करता है। महालेखा नियंत्रक संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए वार्षिक विनियोग लेखे और संघ वित्त लेखे को भी तैयार करता है। और वर्तमान में जो महालेखा नियंत्रक हैं भारत की, वो कौन है, सुश्री भारती दास। ICAS हमने पीछे देखा ना, इंडियन सिविल सर्विसेज अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। ICAS के संगठन क्या है वो, ICSCJ क्या है, संगठन की प्रमुख है वो कौन, सुश्री भारती दास। क्या बात हो गई स्पष्ट यहाँ पे आपको, भारत का CGA कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है भारत का, सुश्री भारती दास हैं। इतनी बात यहाँ से आपको स्पष्ट हो गई। तो CGA करता क्या है, लेखांकन करता है, और लेखों का परीक्षण का काम कौन करेगा, कैग करेगा, जिसके बारे में हम आगे अब देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या चालू होगा, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कैग चालू होगा आपका, जो क्या करता है आपका लेखों का परीक्षण का काम करता है। ठीक है, तो यह लोक वित्त का संरक्षक होता है। आपने पता पढ़ा होगा कई बार इसको पहले भी मेरे ख्याल से। लोक वित्त का संरक्षक कहलाता है, लेखा परीक्षण का काम करता है। जस्ट अभी हमने पीछे देखा था, लेखांकन का काम कौन करेगा, CGA करेगा। लेखांकन का काम कौन करेगा, CGA करेगा। और लेखा परीक्षण का काम कौन करेगा, CAG करेगा। लेखा विभाग का ये मुखिया होता है। लोक वित्त के संरक्षक के रूप में भी काम करता है कि समुचित विधानमंडल प्राधिकार के बिना भारत या किसी राज्य की संचित निधि से एक भी पैसा नहीं निकाला जा सकता इसकी बिना परमिशन के। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इसे भारतीय संविधान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बनाया गया है। इसका ध्येय वाक्य क्या है, लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा। अच्छे से याद रखना है आपको इसका ध्येय वाक्य, लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा। तो ये तो बातें हो गई भाई, लोक वित्त का मुखिया है, लोक वित्त का संरक्षक है। ठीक है, ये सब बातें तो हो गई। अब सबसे पहले चलते हैं कि इसका इतिहास क्या है, ये बना कैसे। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जो इनिशियल काम हुआ था वो 1753 में हुआ, जब क्या किया गया, लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग का गठन किया गया। 1953 में लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग का गठन किया गया। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में महालेखा परीक्षण पद का सृजन किया। 1857 में कैनिंग ने मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में महालेखा परीक्षण पद को क्या कर दिया, सृजित किया। 1858 में महालेखागार कार्यालय बनाया गया। 1858 में क्या बनाया गया, महालेखागार कार्यालय बनाया गया। इसको कुछ पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने, जैसे 53 वाला याद रखना है, 58 वाला याद रखना है। फिर 1860 में क्या होता है, सर एडवर्ड डिरमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। अच्छे से याद रखना, इसी कारण क्या कहा जाता है, एडवर्ड डिरमंड को भारत में भारत का लेखा परीक्षक का। इसके बाद कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखा कहा जाने लग गया। आपको सिर्फ कितना याद रखना है, सर एडवर्ड डिरमंड पहले ऑडिटर जनरल थे भारत के, बस इतनी बात है ना। इसके बाद क्या है, आपको क्या क्या 53 वाला बहुत जरूरी है, 58 वाला बहुत जरूरी, 60 वाला बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, 1866 में इस पद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1881 में इसे भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। 1881 में इसका नाम क्या बदल कर दिया गया, वो किया गया जो अभी हम यूज करते हैं। ठीक है, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। 1905 में लेखा परीक्षक विभाग की पुनः स्थापना की जाती है। फिर केंद्र सरकार ने कैग, अब ये हुआ 1905 और फिर आज़ादी हो जाएगी और अब बात क्या हो जाएगी, कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। फाइनली 1953 में क्या किया, ये बात फिर क्या हो गई, CAG क्या हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। कैग क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो काम करने लग जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, 1971 में अधिनियम लाया जाता है, कैग कर्तव्य शक्ति और सेवा शर्तें अधिनियम 1971। मतलब कर्तव्य शक्ति और सेवा शर्त उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके कर्तव्य क्या होंगे, सेवा शक्ति क्या होगी और कार्य क्या होंगे, शक्तियाँ क्या होंगी, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं है डिटेल में। तो उसके लिए अधिनियम लाया गया 1971 में, और उस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, उसको केंद्र और राज्य सरकारों के लेखांकन और लेखा परीक्षण, अच्छे से बात देखो, अभी जब 71 में बना तब लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों काम दिए गए। लेकिन 1976 में जो है, हमने पीछे बात करी थी ना, पीछे बात करी ना मैंने आपसे, यहाँ पे मैंने आपसे बात करी 1976 की। ठीक है, तो ये जो 1976 में बात हो रही थी, तो 1976 में फाइनली क्या कर दिया गया, अधिनियम में संशोधन करके लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों काम अलग अलग कर दिए गए। लेखांकन का काम CGA को दे दिया गया और लेखा परीक्षण का काम CAG को दिया गया, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है,
अब आते हैं कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो इसके संवैधानिक प्रावधान में सबसे पहला क्या आता है कि संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में वर्णित है। कहाँ वर्णित है? संविधान के भाग 5 के अध्याय 5। भाग 5 का आखिरी अध्याय क्या है? 5 है। भाग 5 का आखिरी अध्याय क्या है? 5 है। उसी में वर्णन है, जिसमें 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 148 में क्या होता है कि कैग का पद होना चाहिए, एक भारत में एक कैग होगा, ये बात लिखी गई है। 149 में आता है कि सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां दी हुई हैं। उसके बस नाम ही मेंशन है भाई, उसका सिर्फ मेंशन है कि यहाँ पे उसके कर्तव्य होंगे, कुछ शक्तियां होंगी। क्या कर्तव्य क्या शक्तियां होंगी वो तो हमको 1971 के अधिनियम से पता चलेगा। 150 में संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूप दिए हुए हैं। 151 में सीएजी का प्रतिवेदन दिया हुआ है, रिपोर्ट्स दी हुई हैं कि वो रिपोर्ट किसको देगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि संविधान में कैग की योग्यता, कार्यकाल, वेतन, सेवा शर्त, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख नहीं है। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये होगा, क्या क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ है। इन्हें तय करने का अधिकार कानून के माध्यम से संसद को दिया गया है। तो संसद ने कब किया ये तय? 1971 में किया। कैग शर्तें कैग के संबंध में जो अधिनियम लाएगा 1971 में, उसके माध्यम से ये सब चीजें हैं ना, योग्यता, कार्यकाल, वेतन, सेवा शर्त, कर्तव्य, शक्ति, इन सबको तय कर दिया गया 1971 में संसद द्वारा कानून ला करके। अब हमको इन आर्टिकल्स को डिटेल में समझना है। सबसे पहले आता है 148, कैग का पद होना चाहिए। 148 में भी 148 एक आता है जिसमें कैग का पद होगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और सुप्रीम कोर्ट की क्या करेगा? हटा देगा। उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? उसको हटाया जाएगा, लेकिन कैसे हटाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। कैसे हटाया जाएगा? वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? तो उसके हटाए जाने की प्रक्रिया हमको कहाँ मिल जाएगी? न्यायाधीश के संबंध में जो अधिनियम बना हुआ है, न्यायाधीश जांच अधिनियम जो बना हुआ है, उस वहां से हमको प्रक्रिया मिल जाएगी उसकी। ठीक है। तो आर्टिकल 148 में क्या क्या मेंशन है? 148 एक में क्या मेंशन है? पद होगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और हटाए जाने की बात भी दी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा इसको। 148 दो में क्या दिया हुआ? शपथ दी हुई है। शपथ, शपथ कहाँ मेंशन है इसकी? तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में ही तो सभी संवैधानिक पदों की शपथ मेंशनड है। ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ दी किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। ठीक है। फिर आता है 148(3). 148 सब क्लॉज 3 में क्या दिया हुआ है? उसके वेतन, सेवा शर्तें दी हुई है, जो कि दूसरी सूची में मेंशनड है, दूसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची, सेकंड अनुसूची और थर्ड अनुसूची। पहली अनुसूची में केंद्र और राज्यों के नाम दिए हुए हैं। सेकंड अनुसूची में सभी के वेतनमान दिए हुए हैं, सेवा शर्तें दी हुई हैं। तीसरी अनुसूची में सभी की क्या दी हुई है? वो दी हुई हैं, शपथ दी हुई हैं। ठीक है। तो वेतनमान सेवा शर्तें दूसरी अनुसूची में मेंशनड है। किससे जाती हैं? संसद विधि द्वारा तय की जाती हैं, संचित निधि पर भारित होती हैं। संसद के विधि द्वारा तय की जाती हैं और संचित निधि पर भारित होती हैं। संचित निधि कहाँ मेंशनड है? आर्टिकल 266 में मेंशनड है। कहाँ मेंशनड है? आर्टिकल 266 में। ठीक है। विधि क्या होती है? तो कैग 1971 के कैग का जो अधिनियम आया 1971 में, उसके माध्यम से उसको तय किया गया था, जिसमें 1976 में संशोधन किया गया था। ये बात हमने पीछे देख ली थी। अब विधि में प्रावधान किया गया है सेवा शर्त और वेतन के संबंध में, है ना। तो अगर हम बात करें उसके कार्यकाल के संबंध में, तो 665 का कार्यकाल रखा गया है। आपने कई बार पढ़ा होगा इसको मेरे ख्याल से। राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होगा। और वेतन भत्ते में पेंशन भारत की संचित निधि में भारित होंगे, यह भी हमने देख लिया। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें भारत की संचित निधि में भारित होंगे, ये बात कहाँ लिखी गई है? 148 के सब क्लॉज 6 में लिखी गई। जैसे 148 सब क्लॉज 3 पढ़ रहे हैं हम, वैसे ही 148 सब क्लॉज 6 है, वहां पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि उसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। और कितना वेतन होगा? जो संसद तय करेगा। संसद कैसे तय करेगा? कानून द्वारा तय करेगा। वो कानून कब लाया गया था? 1971 में लाया गया था, जिसमें संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ठीक है। मेरे ख्याल से बातें स्पष्ट हो गई। अन्य सेवा शर्तें क्या है? तो आईएएस के सचिव के क्या होता है? समतुल्य होता है। ठीक है। यहाँ पे जो सचिव रहेगा वो आईएएस अधिकारी रहता है। बात इतनी हो गई। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका? 148(3) के तहत बातें हो जाती हैं सेवा शर्तें आदि के संबंध में। अब आता है कैग की योग्यता क्या होगी? कैग की योग्यता में सिर्फ दो ही पहली बात तो योग्यता तय करेगा कौन? संसद तय करेगा। कैसे? कानून द्वारा। संसद तय करेगा कानून द्वारा। संसद ने कानून बना करके तय कर दिया। क्या तय कर दिया गया? कि भारत का नागरिक हो और लोक वित्तीय सरकारी लेखा का विशेषज्ञ अथवा न्यूनतम 10 वर्ष का लोक सेवक रहा हो। समझ लो तुम 10 साल तक क्या थे? आईएएस अधिकारी थे, तुमको बना देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है? सीएजी की पद मुक्ति आ जाती है। ये उसको निकाला कैसे जाएगा? तो सीएजी को उसी प्रक्रिया अथवा उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। पीछे ही तो हमने बातें देख ली ना 148(1) में। 148 सब क्लॉज 1 में ही ये बात हमने देख ली थी कि उसको वैसे ही हटाया जाएगा जैसे क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाए जाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम में दी हुई है।
अब आते हैं 148 सब क्लॉज 4। 148 सब क्लॉज 4 में ये बात बहुत स्पष्ट लिखी हुई है कि सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब 665 के बाद, 665 के बाद वो क्या कर सकता है, कहीं भी और कोई पद धारण नहीं कर सकता है, कहीं भी और कोई पद धारण नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अपवाद हैं जो विवादास्पद हैं, इसके अपवाद हैं और उनमें बाद में विवाद भी हुआ है। वो क्या है कि ए.के. चंद्रा वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। ए.के. चंद्रा पहले क्या थे, कैग थे, बाद में उनको वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था, फाइनेंस कमीशन का। ऐसे ही विनोद राय थे, विनोद राय को क्या बना दिया गया था, बाद में बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बना दिया गया था, बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये विवादित अपवाद भी निकल करके आए हैं, जबकि सामान्य तौर पर तो क्या है कि वो कहीं भी अन्यत्र सेवा के लिए योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, 148(5) में आ जाते हैं। 148 सब क्लॉज 5 में क्या दिया हुआ है, सेवा शर्तें दी हुई हैं कि कैग से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नियमों में भेद की जाएंगी। ठीक है, सेवा शर्तें कौन तय करेगा, कैग से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा निहित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 148(6) में आ जाते हैं, वेतन भत्ते सेवा शर्तें अपने भारत की संचित निधि पर पारित होंगे। भारत की संचित निधि कहाँ दी हुई है, आर्टिकल 266 में मेंशन्ड है संविधान के। ठीक है, तो ये पूरा 148 था। 148 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 क्लॉज देखे, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा, सब बात स्पष्ट कर ली गई यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं 149। 149 में क्या दिया, कर्तव्य शक्ति दी है। 150 में क्या दिया हुआ है कि वो राष्ट्रपति को यह सलाह देता है कि संघ और राज्यों के वित्त लेखे किस प्रकार के होंगे, उनका फॉर्मेट क्या होगा, उनका रूप क्या होगा। और आखिरी में आता है 151। 151 में क्या दिया, रिपोर्ट्स दी हुई हैं। रिपोर्ट्स इसकी आ जाती दो प्रकार से। पहला क्या आ जाता है कि कुछ रिपोर्ट इस राष्ट्रपति को सौंपेगा, कुछ रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उनको कहाँ पहुंचा देगा, संसद भवन में पहुंचा देगा। वो सभी रिपोर्ट्स किसकी होंगी, केंद्र सरकार से संबंधित होंगी। संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों की जगह जाएगा। 151(2) में आता है कि कुछ रिपोर्टें राज्यों के राज्यपाल को सौंपेगा, संबंधित राज्यों के राज्यपाल को सौंपेगा। राज्यपाल उनको कहाँ रख देगा, विधानमंडलों में रख देगा अथवा विधान परिषदों के समक्ष क्या करेगा, उसको प्रस्तुत कर देगा। कैग द्वारा 3 प्रकार की रिपोर्टें क्या की जाती है, लेखा परीक्षण प्रस्तुत किए जाते हैं। कैग द्वारा 3 प्रकार के लेखा परीक्षण प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन कौन से, विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रम का लेखा। अप्रोप्रिएशन बिल पे एक लेखा हो गया, एक फाइनेंस बिल पे एक लेखा हो गया, और आखिरी में क्या आ जाता है आपका, पीएसयू पे एक लेखा आ जाता है। ठीक है, एक रिपोर्ट आ जाती है। तो इस प्रकार से 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं अनुच्छेद 151 के तहत कैग द्वारा। अब आते हैं, सीएजी को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से, अब मतलब सीएजी ऑडिट करेगा, सीओजी क्या करेगा, सीएजी लेखा परीक्षण करेगा। ये बात कहाँ मेंशन्ड है, यह उसको अधिकार कौन देता है कि यही सीएजी ही लेखा परीक्षण करेगा। तो देखो, एक बात तो पहले मेंशन हो गई कि 1971 के अधिनियम में ही साफ साफ बोला गया है ना, 1971 के अधिनियम में, जिसमें बाद में 1976 में संशोधन हुआ, उसी में तो ये बात साफ साफ कर दी गई ना कि लेखा परीक्षण का काम कौन करेगा, सीएजी करेगा, और लेखांकन का काम कौन करेगा, सीजीए करेगा। तो भाई जब मेंशन है वहां पे कानून में, तो बात तो स्पष्ट हो गई कि 1971 के अधिनियम से बात स्पष्ट होती है। दूसरा, 148 से 151 के बाद भी हमने देखा ना पीछे कि यहाँ पे लेखा परीक्षण का काम ही तो मेंशन किया गया है उसका शक्तियों में, 149 के तहत सेवा शर्तें शक्तियाँ जो दी हैं उसके, कर्तव्य शक्तियाँ 149 में, वो यही बात तो मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लेखा परीक्षण काम कौन करेगा, कैग करेगा। इसके अलावा भारत सरकार के कई सारे दिशा निर्देश हैं। और फाइनली लेखा परीक्षण विनिमय रेगुलेशन लाया गया था 2017 में, उसमें भी ये बात लिख दी गई, लेखा परीक्षण काम कौन करेगा, कैग करेगा। तो यहाँ से उसको क्या है, शक्तियाँ मिलती हैं लेखा परीक्षण के लिए। इसके अलावा आता है अनुच्छेद 279, उसमें क्या है कि इसके अनुसार शुद्ध आय की गणना सीएजी द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। ये बात 279 में लिखी हुई है, 279 में, कि शुद्ध आय की गणना कौन करेगा, सीएजी करेगा। बस इतना ही याद रखना है, शुद्ध आय की गणना कौन करेगा, सीएजी करेगा, उसका निर्णय अंतिम होता है। सीएजी खर्चा होने वाले धन का लेखा परीक्षण 2 आधारों पर करता है। अब जो सीएजी वो करता है, परीक्षण करता है कि भाई साल भर में कार्यपालिका अथवा विधायिका ने कितना खर्चा किया है, उसका जो परीक्षण करेगा 2 आधारों पर, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य मतलब कि भाई समझ लो मनरेगा के तहत पैसा लिया गया था 1,000 करोड़ रुपए, तो उसका वो जो 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा है वो सिर्फ मनरेगा में ही हुआ है, ऐसा, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें 900 करोड़ रुपए खर्च करके 100 करोड़ रुपए उसको कहाँ खर्च कर दिए, आयुष्मान में खर्च कर दिए। इस चीज का परीक्षण करेगा, ये भी एक भ्रष्टाचार है, ये भी क्या है, एक तरीके का भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो इस चीज की जांच करेगा, जिस उद्देश्य से पैसा निकाला गया था बजट के माध्यम से, उसी उद्देश्य में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या था, अतिव्ययता के आधार पर, कहीं ज्यादा तो खर्चा नहीं किया गया है, 1,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा तो खर्चा नहीं किया कर दिया गया, इसकी भी जांच करेगा वो। ठीक है,
तो इतनी बातें क्या हो जाती हैं सीएजी के संबंध में स्पष्ट हो जाती हैं। ये तो हम बात कर रहे थे पूरी कहाँ की, भारत की। अब आते हैं एक बार थोड़ा सा मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक महालेखाकार कार्यालय बना हुआ है, महालेखाकार कार्यालय बना हुआ है, जो कि राज्य के स्तर पर क्या करता है, परीक्षण करने का काम करता है, लेखा परीक्षण का काम करता है, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ, ग्वालियर में है, 1985 में स्थापित किया गया था। इसका एक उप कार्यालय भी है भोपाल पर। अब वर्तमान में इसके जो प्रमुख है वो कौन है, श्री रविंद्र पत्तार हैं। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में इसके प्रमुख श्री रविंद्र पत्तार हैं अथवा नहीं, क्योंकि मुझे स्पष्ट डेटा इनके संबंध में नहीं मिल पाया, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है था जो मुझे इस नेट में मिला, उसके अनुसार श्री रविंद्र पत्तार हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग अपने स्तर पर भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि हाँ रविंद्र पत्तार ही हैं अथवा नहीं है, ठीक है। खैर, तो क्या हो गया, 1985 में स्थापित किया गया था महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में, उसका उप कार्यालय कहाँ है, भोपाल में। अब आते हैं लेखांकन और लेखा परीक्षण का पृथक्करण। यही तो बात हमने पीछे जो वहां पे देख ली थी एक स्लाइड में, ठीक है। ये हमने जहां पे बात जो देख ली थी, ये एक मिनट, हाँ, ये जो बात इस स्लाइड में दी हुई थी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, लेखांकन और लेखा परीक्षण का पृथक्करण हो रहा था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। वही बात अब हमको क्या देखनी है, इस स्लाइड में यहाँ पे कवर करनी, ठीक है। तो भारत में 1976 तक ये दोनों कार्य एक ही व्यक्ति, कौन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन कर रहा था, कैग कर रहा था। लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य एक ही संस्था कर रही थी, एक ही व्यक्ति कर रहा था, कौन था, कैग कर रहा था। कब तक, 1976 तक। अर्थात कैग कार्यालय ही लेखों का एकत्रीकरण, उनका संधारण, उनका परीक्षण करेगा। ऐसा वह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए करता था। पर 1976 में पृथक्करण करके दो व्यवस्थाएं बना दी गई। एक व्यवस्था क्या बनाया गया, महालेखा नियंत्रक बनाया गया, दूसरी व्यवस्था महालेखा परीक्षक बनाया गया। जो महालेखा नियंत्रक बनाएगा, जो लेखों का निर्माण करेगा, उसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मिस भारती दास है, जो हमने पीछे पढ़ा। और वर्तमान में दूसरा की महालेखा परीक्षण का जो काम है वो कौन करेगा, तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था हो गई, हमारी कैग हो गई। उसका वर्तमान में एक प्रमुख कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत का सीजीए कौन है, मिस भारती दास। और भारत का सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये यहाँ पे पूरी सूची दी हुई है, अब तक के भारत के जो कैग हुए हैं उनकी सूची दी हुई है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं देने की आवश्यकता है समय। जो आपको नाम याद रखना है वो वी नरहरि राव का नाम याद रखना है, क्योंकि वो पहले हमारे लेखक कैग थे। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं। उसके पहले राजीव महर्षि थे, तो राजीव महर्षि। यहाँ पे विनोद राय का नाम दिया गया है, जिनको बाद में बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया था, बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे ए के चंदा का नाम दिया गया, जिनका पद विवादास्पद हुआ था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम अनुदानों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अनुदानों पर चर्चा करते हैं कि अनुदान क्या होते हैं। अनुदान सबसे पहले हमारे कहाँ मेंशन आते हैं, हम पूरा इसका संवैधानिकता के आधार पर देखेंगे। अनुच्छेद 113, 14, 15, 16 यहाँ बातें लिखी गई हैं, इन्हीं के आधार पर हम सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम अनुच्छेद 113 में। अनुदान का बेसिक मतलब आप समझ लो कि सरकार कोई ग्रांट दे रही, सरकार कोई आर्थिक सहायता दे रही है, सरकार कोई अलग से पैसा निकाल करके दे रही है आपको किसी काम के लिए, ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया को बताया गया। प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया को मतलब बताया गया, मतलब कि चीजें स्पष्ट की गई हैं पैसे निकालने आदि के संबंध में, अनुदान देने आदि के संबंध में। सबसे पहला क्या आता है, अनुच्छेद 113 सब क्लॉज 1 आता है। इसके अनुसार प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि में भारित एवं व्यय से संबंधित हैं, ऐसे प्राक्कलन संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। मतलब ऐसा कोई भी क्या बोलना चाहिए, वित्तीय अभिलेख या प्राक्कलन जो क्या है पहले से भारत की संचित निधि पे क्या हो रहा है, भारित है। मतलब उसमें पहले से प्रावधान स्पष्ट है कि इसके माध्यम से जो पैसा निष्कासित किया जाएगा, जो धन निष्कासन होगा, वो किस पे भारित होगा, भारत की संचित निधि पे भारित होगा, ठीक है। तो उसको 113 के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। यदि किंतु इस खंड की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन उक्त प्राक्कलन मतलब जो संचित निधि भारित है में से किसी प्राक्कलन चर्चा को निवारित करता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, क्या बात स्पष्ट कर दी गई कि 113 के तहत सिर्फ उन बातों को शामिल किया जाएगा जो संचित निधि भारित नहीं है। दूसरा कि उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित होते हैं वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के लिए रूप में रखे जाएंगे, और लोकसभा को शक्ति होगी किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति से इनकार भी करते, अथवा किसी मांग को जो उसमें निर्दिष्ट रकम कम करके अनुमति दे सकते हैं। अब इसमें जो भी मांग रखे है वो सब किसके समक्ष आएगी, लोकसभा के समक्ष आएगी। स्पष्ट बात याद रखना है कि हमारा जो भी फाइनेंस बिल रहते हैं वो सब किसके समझ चाहते हैं, लोकसभा के समझ चाहते हैं। राज्यसभा की शक्ति इसमें कुछ खास है नहीं, है ना।
तो लोकसभा चाहे तो अनुमति दे अथवा ना दे, वो अपनी वहां पे तय करेंगे। इसके अलावा कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जा सकती है। अब देखो, अनुदान की मांग करेगा कौन? सिर्फ कार्यपालिका करेगी। अनुदान की मांग कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी, अर्थात सरकार करेगी। और सरकार को पहले राष्ट्रपति क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई 113 के तहत। 113 में आपको क्या बात है कि स्पष्ट हो गई कि उन्हीं चीजों को लाया जाएगा जो संचित की भारित नहीं हो रही है, पहला। और दूसरा कि राष्ट्रपति की अनुमति लगेगी ही लगेगी। कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा चाहे तो परमिशन दे अथवा ना दे। 113 में बात इतनी लिखी गई सिर्फ। 114 में बात क्या लिखी गई? अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक की बात लिखी गई है। किसकी बात लिखी गई है? विनियोग विधेयक की। इसके तहत क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने क्या कहता है? शक्ति देता है। सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से क्या करती? धन निकाल सकती है। क्या बात यहां से स्पष्ट हो गई आपको कि हमारा जब वो चल रहा है, वित्तीय वर्ष चालू होने वाला, ठीक है, उसके पहले भी सरकार क्या पड़ती? आवश्यकता पड़ती धन की। अब वो धन कहाँ से आएगा? क्योंकि सरकार का तो बजट है, वो कब पास होगा? मई में पास होगा। भले फरवरी से प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये जो बीच का टाइम पीरियड है, ये बीच के टाइम पीरियड में पैसा चाहिए होगा देश चलाने के लिए, योजनाओं को संचालित करने के लिए। फिर पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है। तो सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। तो फिर होगा क्या? सरकार ये जो बजट बनाई थी 1000 करोड़ रुपए का, उसमें से 100 करोड़ रुपए निकालेगी। अब वो जो 100 करोड़ रुपए निकालने के लिए एक बिल बनाया जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? विनियोग विधेयक बोला जाएगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 114 में किया गया है, हम वही वही देख रहे हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार की संपूर्ण आय संचित निधि में जमा होती है। संपूर्ण व्यय भी संचित निधि से ही होता है। भारत की अनुमति से संचित निधि से क्या किया जा सकता है? धन निकाला जा सकता है, संसद की अनुमति से। बात क्या हो गई स्पष्ट यहाँ पे कि भाई वो जो टाइम पीरियड हमने बात करी फरवरी से लेकर के मई के बीच में, उस समय जो सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसा चाहिए, उस विनियोग विधेयक के रूप में निकलेंगे, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। उसमें सिर्फ उतना ही पैसा निकाला जाएगा जो बजट में मेंशन था। मतलब फाइनली जो आपके पास बजट आएगा, 1000 करोड़ रुपए का बजट था, आपने 100 करोड़ पहले निकाल लिए विनियोग विधेयक के रूप में, तो बजट में आपको 900 करोड़ ही मिलने वाले हैं, क्योंकि 100 तो आपने पहले निकाल लिया ना विनियोग विधेयक के रूप में। और ये सब कहाँ पे भारित होगा? भारत की संचित निधि पे भारित होगा। विनियोग को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, क्योंकि ये फाइनेंस बिल है, मनी बिल है ना। तो इसको क्या है? मात्र 14 दिन रोक सकते हैं। वित्त विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी हमने देखा हुआ पहले कई बार। विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं कर सकती है। ये बात तो स्पष्ट है। ये बात क्या है? स्पष्ट है कि भारत सरकार कोई भी पैसा निष्कासित नहीं कर सकती है जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं हो सकता, पास नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये क्या था? पूरा आपका 114 था विनियोग विधेयक। अब आते हैं 115 में। 115 में क्या बात की गई है? अनुपूरक, अधिक और अतिरिक्त अनुदान की बात की गई है। और 116 में बात की लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादा अनुदान। इनको हम देखते हैं क्या बातें हैं इसमें। सबसे पहले आते हैं अतिरिक्त अनुदान में 115 के तहत। यह अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित अनुध्यात सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। सरकार ने क्या क्या बोला? यार हमको एक नई योजना चालू करनी है। मोदी जी को हम लगता रहता है कि नई योजना चालू कर देते हैं एक और, तो वो जो नई योजना चालू कर रहे हैं उसके लिए तो पैसा लगेगा ना भाई। कहाँ से आएगा पैसा? अतिरिक्त अनुदान से आएगा। 115 बात लिख, कुछ और पैसा निकाल लो, चलो इस टाइप से। फिर आता है एक्सेस ग्रांट, अधिक अनुदान। तो यह तब दिया जाता है जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित या अनुदान दिए गए धन से अधिक व्यय हो जाता है। मतलब समझ लो क्या हुआ कि 5 योजनाएं चल रही थी, 5 योजनाएं चल रही थी, एक उनने बोला एक छठी योजना और हमको चालू करनी है। अब छठी योजना के लिए पैसा चाहिए होगा, तो छठी योजना के जो पैसा लगेगा वो क्या कहलाएगा? आपका अतिरिक्त अनुदान कहलाएगा। दूसरी स्थिति की ये 5 योजनाएं चल रही थी, तो इस एक योजना के लिए पैसा कम पड़ गया, तो इसके लिए जो पैसा निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगा? अधिक अनुदान कहलाएगा। पुरानी योजना के लिए कम पड़ गए पैसे के लिए अगर पैसा निकाला जाता है तो वो अधिक अनुदान है, और नई योजना के लिए अगर पैसा निकाला जाता है तो क्या है? आपका अतिरिक्त अनुदान है। तो फिर भैया अनुपूरक अनुदान क्या है? तो किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। जब संसद अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है, उस संसद के समक्ष अतिरिक्त अनुदान के लिए अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। अनुपूरक अनुदान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले संसद में एक अनुदान मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? कि भाई सरकार का क्या हो गया? पैसा कम पड़ गया टोटल, तो फिर क्या किया जाएगा? वो हमको क्या दो, क्या दे दो? अनुपूरक अनुदान दे दो। अब बात ये आती है कि यही बात तो भाई कहाँ की जा रही थी? अतिरिक्त अनुदान में भी की जा रही थी। तो फिर अतिरिक्त अनुदान अनुपूरक अनुदान में अंतर क्या है? तो वित्तीय वर्ष बीतने के पहले यदि बजट की अपर्याप्तता दिखाते हुए अतिरिक्त खर्चे की मांग संसद में पेश की जाती है तो यह अनुपूरक अनुदान के रूप में कहलाती है।
क्या हुआ, वित्तीय वर्ष खत्म होने के पहले अगर सरकार बोल दे कि हमारे पास पैसा कम पड़ गया है, तो उस समय जो पैसा मांगा जाएगा वो क्या है, अनुपूरक अनुदान है। इसके विपरीत यदि उस वित्तीय वर्ष बीतने के बाद अतिरिक्त खर्चा सामने आता है और उस अतिरिक्त आए हुए खर्चे के मांगने के लिए क्या किया जाता है, पैसा मांगा जाता है, या उस नई योजना के लिए पैसा मांगा जाता है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, अतिरिक्त अनुदान बोला जाता है। ठीक है, तो समझ लो कि सरकार क्या कर रही है, फरवरी माह में या जनवरी माह में अगर कुछ पैसा मांग रही है टोटली बड़े स्तर पर, वो क्या है, अनुपूरक अनुदान के तहत आएगा। अगर समझ लो कि सरकार सितंबर माह में कोई पैसा मांग रही है, बोले हमको ये योजना चलाने के लिए पैसा चाहिए है, तो वो फिर क्या है, आपका अनुपूरक अनुदान के तहत आएगा। बात स्पष्ट हो गई। वित्तीय वर्ष खत्म होने के पहले ही क्या मांगे जाएगा, जो पैसा मांगा जाएगा, अनुपूरक अनुदान है। और वित्तीय वर्ष चालू होने के बाद किसी नई योजना के लिए कम पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका अनुपूरक अनुदान के रूप में स्पष्ट हो जाता है, अतिरिक्त अनुदान के रूप में स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 116 प्रत्यानुदान, कि जब किसी सेवा के अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग को बजट में उस प्रकार नहीं रखा जा सकता जिस प्रकार सामान्यतः बजट में अन्य मांग को रखा जाता है, तो ऐसी मांग को की पूर्ति के लिए प्रत्यानुदान प्रदान किया जाता है। मतलब जिस चीज को आप बजट में मेंशन नहीं कर सकते पर आपको पैसा चाहिए, अलग से चाहिए, तो आप प्रत्यानुदान प्रस्तुत करेंगे। यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए ब्लैंक चेक के समान होता है, कि भाई आपने नहीं बताया ना कि आपको खर्चा कहाँ करना है, तभी तो ब्लैंक चेक है वो। अगर आपने बता दिया होता खर्चा कहाँ करना है, तो वो तो अतिरिक्त अनुपूरक अधिक कहीं ना कहीं फिट हो जाता। पर यहाँ तो आप बता ही नहीं रहे कि आपको पैसा किस लिए चाहिए है, बस आपको चाहिए पैसा। ठीक है, अब आता है अपवादा अनुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, कि यह एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है तथा किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए सरकार मांग रही है, हो सकता है कहीं ब्याज अदायगी के लिए हो सकता है किसी अन्य चीज के लिए हो सकता है किसी सेवा के लिए हो, किस स्पेसिफिक एक उद्देश्य के लिए मांगा जाएगा, वो कहीं वित्तीय वर्ष वगैरह के उसमें हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपवादा अनुदान, इसलिए तो अपवाद है ना वो। आखिरी में आता है आपका सांकेतिक अनुदान। सांकेतिक अनुदान है टोकन ग्रांट। यह अनुदान तब जारी किया जाता है जब पहले से प्रस्तावित की सेवा के अतिरिक्त नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस सांकेतिक राशि की मांग 1 रुपए मतलब सांकेतिक मतलब 1 रुपये को लेकर के लोकसभा के समक्ष वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि लोकसभा इस मांग को स्वीकार करती है तो राशि उपलब्ध करा दी जाती है। आपको कितना भी पैसा चाहिए है, पर उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 1 रुपया की 1 रुपया की एक सांकेतिक मांग रखनी पड़ेगी। अगर वो 1 रुपये की की सांकेतिक मांग को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, टोटल राशि प्रदान कर दी जाएगी। धन के पुनर्वियोजन में धन का हस्तांतरण शामिल होता था, मांग किसी अतिरिक्त व्यय से क्या होती है, संबंधित नहीं होती है। मतलब इसके तहत क्या किया जाता है, सिंपल सा, कि आपके पास समझ लो इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए था आपके पास, उसमें से आपने 800 रुपये खर्च कर दिया, 200 रुपये आप कहीं खर्च नहीं कर पा रहे। इस योजना में क्या था, आपके पास 1,000 करोड़ रुपए था, यहाँ पे 1,200 रुपये खर्च होने, 1,200 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। यहाँ 200 बच रहे थे, इसका पैसा यहाँ खर्च करना है। फिर क्या करने के, आप इस पैसे को यहाँ पे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, सांकेतिक अनुदान के माध्यम से लेकर के जाएंगे। ठीक है, बात हो गई स्पष्ट। इनके संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो हमने पीछे ही देख लिया, तो वापस हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 115 116 की बातें हमने देख ली थी, बजट आदि के माध्यम से हमने सब देखा हुआ है। अब आता है भारत में कुछ क्या होती है, निधियां होती हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में। संचित निधियों में 3 चीजें आ गई। संचित निधि क्या बोला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत का लोक लेखा जो होता है उसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। भारत की आकस्मिक निधि जो होती है उसको क्या बोलता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, ये जो केंद्र सरकार में प्रक्रिया बनी हुई 3 प्रकार की, यही प्रक्रिया आपको कहाँ मिल जाएगी, आपके राज्यों में भी मिल जाएगी। ये निधियां राज्यों में भी मिलेगी आपको, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि, ये निधियां राज्यों में मिलेगी। मध्य प्रदेश की संचित निधि, मध्य प्रदेश की लोक लेखा निधि, मध्य प्रदेश का आकस्मिक निधि। ठीक है, सबसे पहले आते हैं संचित निधि। संचित निधि क्या होता है, ये राजकोष होता है, ये खजाना होता है। ये जो राजकोष है, ये जो खजाना है, संविधान के अनुच्छेद 266(1) में मेंशन्ड है। कहाँ लिखा हुआ है ये, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में लिखा हुआ है कि भारत की एक संचित निधि होगी और राज्यों के लिए अपनी संचित निधि होगी, राज्यों के लिए भी अपनी संचित निधि होगी। ये भी बात वहीं 266(1) में ही लिखी हुई है। भारत के संदर्भ में यह है, भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि होती है जो कि संसद के अधीन रखी गई है। यानी कोई भी धन इसमें से अगर निकालना है तो आपको किसकी परमिशन लगेगी, संसद की परमिशन लगेगी। ठीक है, बिना संसद की पूर्व अनुमति से यहाँ से एक पैसा नहीं निकाला जा सकता है। सांसद अनुमति कैसे देगा, कानून ला करके देगा। ठीक है, इसी तरह राज्यों के संदर्भ में भी राज्यों की सबसे बड़ी निधि क्या होती है, राज्य विधानमंडल के अधीन होती है। इसमें कोई भी धन इसमें बिना विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के निकाला जा सकता है, जमा भारित नहीं किया सकता। बात वही हो गई कि इसमें से भी अगर आपको धन निकालना है राज्य के स्तर पर, तो भी आपको राज्य विधानसभा क्या लगेगी, परमिशन लगेगी।
संचित निधि में से सरकारें जो भी पैसा निकालती हैं उसे एक उधारी की तरह समझा जा सकता है, मतलब बाद में उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। वरना क्या हुआ कि 1,000 करोड़ रुपए थे संचित निधि में, आप तो सिर्फ निकालते जा रहे हैं भाई, तो कल तो खत्म हो जाएगा ना, तो जमा भी करना है आपको। संचित निधि से धन निकालने के लिए जिस विधेयक का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, विनियोग विधेयक अथवा अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। ये अभी आपने पीछे पढ़ा था, अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाती है, यहाँ से आपको 114 के तहत स्पष्ट हो जाती है। 114 में अप्रोप्रिएशन बिल दिया हुआ था आपका, विनियोग विधेयक। अब आते हैं भारत का लोक लेखा। तो अनुच्छेद 266 सब क्लॉज 266 सब क्लॉज 1 में क्या था, भारत की संचित निधि थी, और 266 सब क्लॉज 2 में क्या है, भारत का लोक लेखा है। भारत और भारत के राज्यों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट एक ऐसा कोई, इसमें उन धनराशियों को रखा जाता है जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं होते हैं। ये सरकार के पास कोई एक धरोहर या जमानत के रूप में रखा जाता है। अगर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है वो, तो उसको संचित निधि में रख देंगे। अगर वो मुख्य स्रोत नहीं है तो उसको कहाँ रख देंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रख देंगे, ठीक है, PAI में रख देंगे, या भारत के लोक लेखा में रख देंगे उसको। उदाहरण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि का, प्रोविडेंट फंड का पैसा आता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, ये पब्लिक का पैसा है जो सरकार के पास लोक लेखा में जमा होता है। पब्लिक का पैसा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पैसा सरकार के पास कुछ समय के लिए रहने वाला ना, बाद में तो उसको पब्लिक को वापस करना पड़ेगा, तो कुछ समय के लिए रहने वाला, इसलिए उसको कहाँ रखते हैं हम, भारत के लोक लेखा में रख देते हैं। ठीक है, समय आने पर उसे लौटाना पड़ता है। इसी तरह कुछ अन्य उदाहरणों को भी ले सकते हैं, जैसे कि बचत पत्र हो गया, सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, बाद में सरकार को वापस देना पड़ेगा वो तो। न्यायालय द्वारा वसूला गया जुर्माना है, न्यायालय द्वारा वसूला गया जुर्माना है, वो बाद में लौटाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार की चीजें जो भारत के सरकार के पास लंबे समय तक नहीं रहने वाली हैं, उनको लौटाना पड़ता है, तो उनको कहाँ रख दिया जाता है, भारत के लोक लेखा में रख दिया जाता है। यह निधि कार्यपालिका के अधीन होती है, इसे धन व्यय कैग द्वारा जांचा, इसका धन व्यय क्या है, कैग द्वारा जांचा जाता है। तो जो संचित निधि है वो संसद के अधीन है, उसमें मुख्य आय स्रोतों को रखा जाता है, उसमें उधारी के तौर पर पैसा निकाला जाता है, बाद में जमा कर दिया जाता है। 266 एक में मेंशन्ड है, वो राज्यों के लिए भी होती है और केंद्र के लिए भी होती है। 266(2) के तहत भारत का लोक लेखा है, उसमें क्या किया जाता है, क्या बोलना चाहिए, ऐसे आय स्रोतों को रखा जाता है जो परमानेंट नहीं होते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, ये किसके अधीन होते हैं, कार्यपालिका के अधीन होते हैं, कैग जांच करता है इसकी। आखिरी में आता है भारत की आकस्मिक निधि, जो कि अनुच्छेद 267(1) में मेंशन्ड है कि आकस्मिक निधि होगी। इसी तरह अनुच्छेद 267(2) में क्या मेंशन है, राज्यों के लिए भी आकस्मिक निधि होगी। 266(1) में क्या था, भारत की संचित निधि थी। 266(2) में भारत का लोक लेखा था। 267(1) में क्या है, भारत की आकस्मिक निधि है, और 267(2) में क्या है, राज्यों की आकस्मिक निधि है। 1951 में भारत में एक आकस्मिक निधि अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत एक आकस्मिक निधि का निर्माण किया गया। वर्तमान समय में ये निधि में 500 करोड़ रुपए हैं, जो कि संचित निधि में क्या है, डाले जाते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि आकस्मिक परिस्थितियों के लिए ऐसा होता है जहाँ जल्दी पैसों की क्या होती है, जरूरत होती है। समझ लो कहीं कोई वो आ गया, बाढ़ आ गई, समझ लो कोई कहीं क्या हो गया, सुनामी आ गई, कहीं कोई मानव जनित घटना हो गई, या कहीं कोई रिसाव हो गया गैस का, बहुत जनहानि हो गई, पैसा चाहिए है, तुरंत व्यवस्थाओं को मैनेज करना है, कहाँ से आएगा पैसा, आकस्मिक निधि से आएगा पैसा। क्यों, क्योंकि वो कार्यपालिका के नियंत्रण में है, कार्यपालिका के नियंत्रण में है। कार्यपालिका तुरंत, कार्यपालिका मतलब सरकार के नियंत्रण में, तुरंत निकाल लेगी वो तो। ठीक है, मोदी जी बोलेंगे आज पैसा निकालना, तुरंत निकाल आएगा उसमें से। लेकिन अगर संसद के नियंत्रण में, जैसा कि संचित निधि संसद के नियंत्रण में है, वहां से पैसा निकालने में क्या लगेगा, मशक्कत लगेगी। क्यों, क्योंकि वहां से तो कानून पास कराना पड़ेगा ना। अब आते हैं लोक ऋण क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सरकार द्वारा लोक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कम पड़ रहे संसाधनों को जुटाने के लिए लिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है, लोक ऋण कहलाता है। भाई सरकार को क्या पड़ गया, पैसा कम पड़ गया, 1,000 करोड़ रुपए सरकार का खर्चा था साल भर का, अब उनने खर्च कर डाले 1,200 रुपया, तो भाई 200 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे, उधारी चाहिए होगी ना कहीं से, फिर लोक ऋण। फिंडले सिराज क्या बोलते हैं कि सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है जिसके भुगतान के लिए कोई सरकार अपने देश के नागरिकों तथा दूसरे देश के नागरिकों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अब ये जो 200 करोड़ रुपए का तुम लोन ले रहे हो ना, इसके लिए उत्तरदायी हो गए, सरकार उत्तरदायी हो गई। आप फिर लोन लेते हो अपने दोस्त से 200 रुपए का, उत्तरदायी होते हो उसके प्रति, लौटाना पड़ेगा भाई, है ना, ब्याज देनी पड़ेगी। अब ये जो होता है कई प्रकार से होता है, जैसे क्या होता है, आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण मतलब आप अपनी जनता से लोन ले रहे हो, आप अपनी जनता से लोन ले रहे हो। ठीक है, जनता से लोन कैसे लेते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में लेते हो, आप अपने बैंकों से ले रहे हो, ठीक है, या अन्य किसी वित्तीय संस्था से आप लोन ले रहे हो, ये क्या है, आंतरिक ऋण है। बाह्य ऋण मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक, जापान, फ्रांस, अमेरिका, यहाँ से लोन ले रहे हो आप, ये क्या है, बाह्य ऋण है। स्वैच्छिक ऋण, अनिवार्य ऋण क्या होता है, स्वैच्छिक ऋण अनिवार्य ऋण किस प्रकार से आता है, जब सरकार जनता से जनता की इच्छा आधारित ऋण प्राप्त करती है, जनता की इच्छा के आधार पर अगर ऋण लिया जाता है तो स्वैच्छिक ऋण है। अथवा क्या हो जाता है, जैसे इंदिरा विकास पत्र हो गया, अल्प बचत योजनाएं हो गई, आदि आदि आदि।
और इसके विपरीत जब कानूनी बाध्यता डाल करके क्या क्या है कोई ऋण उठाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, अनिवार्य ऋण बोला जाता है। जैसे आपदा के समय, युद्ध के समय, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, अनिवार्य ऋण कहलाते हैं। उत्पादक एवं अनुत्पादक ऋण, उत्पादक ऋण मतलब क्या हो जाता है, जैसे इसने सक्रिय और इनको सक्रिय ऋण और निष्क्रिय ऋण भी कहा जाता है, अथवा सक्रिय भार और निष्क्रिय भार भी कहा जाता है, ठीक है। उत्पादक ऋण क्या होता है, किसी परियोजना में लगाया जाएगा, भाई आप सड़क बना रहे हो, आप बुलेट ट्रेन बना रहे हो, उसके लिए आपने क्या ले लिया, ऋण ले लिया, ये उत्पादक ऋण है। अनुत्पादक ऋण क्या होता है, बजट आपात स्थिति में युद्ध से निपटने के लिए आपने क्या ले लिया, आपके देश में युद्ध चल रहा था, पैसा कम पड़ गया, आपने लोन ले लिया, अनुत्पादक ऋण है। कोई फायदा है उससे, कोई प्रोडक्टिविटी होने वाली देश में, कोई उत्पादन होने वाला है, नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, उत्पादक और अनुत्पादक ऋण होते हैं। फिर आता है आपका निधि ऋण और अनिधि ऋण। निधि ऋण को क्या बोला जाता है आपका, क्या बोलना चाहिए, एक वर्ष, यह ऋण भुगतान की अवधि पर आधारित होते हैं। निधि ऋण क्या होते हैं, दीर्घावधि होते हैं और एक वर्ष के बाद चुकाए जाते हैं, जबकि अनिधि ऋण क्या होते हैं, अल्पावधि होते हैं, एक वर्ष के बाद चुकाए जाते हैं। तो जो अल्पावधि है वो अनिधि ऋण हो गया, जो दीर्घावधि है वो निधि ऋण हो गया। अल्पावधि अथवा दीर्घावधि का मतलब क्या होता है, 1 साल के पहले, 1 साल के बाद, ठीक है। फिर आता है शुद्ध एवं अशुद्ध ऋण। वह ऋण जिसे सरकार निश्चित तिथि पर वापस करने का वचन देती है वो शुद्ध ऋण है। भाई सरकार ने बोल दिया, जापान जापान गवर्नमेंट को 50 साल के अंदर हम क्या कर देंगे, तो 50 साल बाद हम क्या कर देंगे, तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे, बुलेट ट्रेन वाला। ये क्या है, शुद्ध ऋण है, एक टाइम, फिक्स टाइम पीरियड है, जबकि अशुद्ध ऋण में कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, आपका लोक ऋण था। यहां से क्या होता है, अभी आज की तारीख से जो आपका यूनिट 6 था उसमें से सिर्फ 2 टॉपिक को छोड़ करके बाकी सभी यूनिट 6 के टॉपिक कवर हो जाते हैं। वो जो 2 टॉपिक है उसके संबंध में हम क्या करेंगे, एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, वो बातें भी क्या कर दिया जाएंगे, आपको स्पष्ट कर दी जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक जो बातें स्पष्ट कर ली हमने वो क्या क्या हो गया, बजट के संबंध में, बजट की प्रस्तुति के संबंध में वीडियो हो चुका है आपका, आम चर्चा हो चुकी, विभागीय समितियां हो चुकी हैं, अनुदानें हो चुकी हैं, विधेयक हो चुके हैं, और भी जितनी अंकेक्षण वगैरह की बातें थी वो भी आज हमने कर ली, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से बात आपकी समाप्त होती है। अभी के लिए इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।